हाँ भाई, आवाज आ रही है क्या मेरी? आवाज आ रही है क्या मेरी? आप पूछ रहे हो सीओपी में हम लोग केवल हाई ग्रेड यानी वर्क को कंसीडर कर रहे हैं। सीओपी में कंसीडर कर रहे हैं डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन इनपुट। इनपुट क्या है? वर्क इनपुट है तो वर्क को कंसीडर करेंगे। वर्क इनपुट नहीं होगा, कुछ और इनपुट होगा तो कुछ और को कंसीडर करेंगे। वर्क इनपुट है, जो इलेक्ट्रिकल वर्क देते हैं वो इनपुट है। ठीक है, सुनो। हम लोग कहां तक पहुंच गए थे मुझे एक बार बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैंने बोला ना कि केवल वर्क को कंसीडर नहीं करते। अगर हीट इनपुट होती तो हीट को कंसीडर करते। वर्क इनपुट है, वर्क इनपुट है तो इनपुट वर्क है तो वर्क को कंसीडर करेंगे। मैंने कब कहा वर्क को कंसीडर करते? मैं कहता हूं डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन इनपुट। इनपुट वर्क था तो वर्क को कंसीडर किया, इनपुट हीट होता तो हीट को कंसीडर करते, है ना? ठीक है, सुनो। कहां तक पहुंच गए थे अपन, मुझे एक बार बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरे भाई, मेरे हीट पंप में हीट आप इनपुट थोड़ी ना कराते हो, हीट सराउंडिंग से लेते हो। इनपुट का मतलब समझते हो? इनपुट का मतलब ये होता है कि आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हो, इलेक्ट्रिकल वर्क देते हो हीट पंप को चलाने के लिए, ना कि सराउंडिंग वाली हीट देते हो हीट पंप को चलाने के लिए। सराउंडिंग वाली हीट को लेकर के वो अंदर भेजता है। सुनो, समझ गए? इस हिसाब से तो आपके अनुसार जो बाइक में
जो लुब्रिकेशन यूज होता है वो भी इनपुट है। वो इनपुट नहीं है भाई, पेट्रोल इनपुट है। इनपुट मतलब जो एफर्ट्स आप डाल रहे हो उसको रन करने के लिए, और हीट पंप को रन करने के लिए क्या देते हो, इलेक्ट्रिकल वर्क। उस इलेक्ट्रिकल वर्क के माध्यम से सराउंडिंग से हीट लेकर के आगे ट्रांसफर कर देता है। इनपुट मतलब जो उसको दे रहे हो ऑपरेट कराने के लिए, है ना। तो ऑपरेट कराने के लिए वर्क देते हैं, उस वर्क के माध्यम से वो हीट को लेता है सराउंडिंग से और आगे देता है। ठीक है, समझ गए। ठीक, सुनो, हम लोग कहां तक पहुंच गए थे मुझे एक बार बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शुरू कर चुके थे। सेकंड लॉ की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी थी कि सेकंड लॉ क्यों आया, है ना। और हीट और वर्क क्या है वो मैंने आपको बता दिया था। हीट एंड वर्क मैंने आपको बता दिया था कि हीट क्या है, वर्क क्या है, ऑर्गेनाइज क्या है, डिसऑर्गेनाइज क्या है, बता दिया था। सेकंड लॉ की स्टेटमेंट क्या होंगे, कैल्विन प्लैंक और क्लैसियस, वो मैंने आपको बता दिया था। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि जो इलेक्ट्रिकल हीटर है और हीट पंप है, उन दोनों में से हीट पंप बेहतर होगा, क्यों होगा ये भी बता दिया था। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया था एक और क्वेश्चन था कि रेफ्रिजरेटर को किसी इंसुलेटेड रूम में रखें तो वो क्या होगा, रूम का टेम्परेचर फाइनली बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल वर्क, है ना। ठीक, सुनो सुनो मेरी बात। हम लोगों को आगे क्या करना था, आगे हम लोगों को पढ़ना था इक्विवेलेंस। देखो एक्चुअली क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, 2 मिनट सुनना। जो कैल्विन प्लैंक है और क्लैसियस स्टेटमेंट है, जो कैल्विन प्लैंक है और क्लैसियस स्टेटमेंट है, दोनों सेकंड लॉ के स्टेटमेंट है। जब भी मैं बोलता हूं कि सेकंड लॉ के स्टेटमेंट क्या है, तो कैल्विन प्लैंक है और क्लैसियस है। तो बात ये आती है कि भैया कैल्विन प्लैंक और क्लैसियस दोनों को एक साथ क्यों रखा सेकंड लॉ में, और दोनों को हम लोग बोलते हैं पैरेलल स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। मतलब अगर कैल्विन प्लैंक वैलिड है तो क्लैसियस भी वैलिड है, और क्लैसियस वैलिड है तो कैल्विन प्लैंक भी वैलिड है। मतलब अगर कैल्विन प्लैंक को वायलेट करोगे तो क्लैसियस अपने आप वायलेट हो जाएगा, या फिर क्लैसियस को वायलेट करोगे तो कैल्विन प्लैंक अपने आप वायलेट हो जाएगा। दोनों पैरेलल स्टेटमेंट है, दोनों एक साथ चलते हैं। ठीक, तो हम लोग एक काम करते हैं, दोनों को एक बार देखते हैं किस तरह से एक साथ चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ना। तो एक हेडिंग डालो, इक्विवेलेंस ऑफ, एक हेडिंग डालो, इक्विवेलेंस ऑफ कैल्विन प्लैंक एंड क्लैसियस स्टेटमेंट। एक हेडिंग डालो, इक्विवेलेंस ऑफ कैल्विन प्लैंक एंड क्लैसियस स्टेटमेंट। एंड क्लैसियस स्टेटमेंट, सुनो, इक्विवेलेंस ऑफ कैल्विन प्लैंक एंड क्लैसियस स्टेटमेंट। मैं पहले क्या कर रहा हूं, मैं पहले कैल्विन प्लैंक को वायलेट करके देखता हूं, और अगर कैल्विन प्लैंक वायलेट होता है तो क्लैसियस वायलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखता हूं। फिर क्या करूंगा, एक बार क्लैसियस को वायलेट करके देखूंगा और देखूंगा कि क्या रिजल्ट हो रहा है। ठीक, तो देखो मैं पहले लिख रहा हूं वायलेशन ऑफ कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, वायलेशन ऑफ कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। देखो यहां पर मामला क्या है, मान लो, केवल सुनते जाना, नोट मत करना, मैं बाद में सब कुछ बता दूंगा क्या चल रहा है ना। मान लो ये कोई सोर्स है, या फिर ये कोई हाई टेम्परेचर है, और ये कोई लो टेम्परेचर है। यहां पर कोई हीट इंजन लगा हुआ है, और यहां पर कोई रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है। हीट इंजन क्या होता है, वर्क प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज, और ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज वर्क कंज्यूमिंग।
मान लो कि जो हीट इंजन है वो कुछ ऐसा है, ये हीट इंजन यहां से हीट लेता है Q1 और यहाँ पर Q2 जीरो है और यहाँ पर वर्क प्रोड्यूस कर देता है W नेट इज इक्वल टू Q1 और ये कुछ वर्क लेता है W नेट और यहां से Q1 हीट को उठा कुछ Q3 हीट को उठाता है और कुछ Q4 हीट यहां पर ट्रांसफर कर देता है। ठीक, मैंने क्या किया, ये कुछ हाई टेम्परेचर है, ये कुछ लो टेम्परेचर है। ठीक, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक हीट इंजन लगा है और ये यहां से कुछ हीट लेता है और कुछ वर्क प्रोड्यूस कर देता है और ये हीट रिजेक्ट नहीं करता। मैंने आपको बताया था शायद कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन व्हिच कैन प्रोड्यूस द वर्क फ्रॉम लो ग्रेड एनर्जी व्हाइल इंटरेक्टिंग विद अ सिंगल रिजर्वायर। मतलब ऐसा कोई इंजन बनाना संभव नहीं है प्रयोगात्मक रूप से जो सिंगल रिजर्वायर से हीट ले करके वर्क को प्रोड्यूस कर दे, बिकॉज कि अगर ये हीट रिजेक्ट नहीं करेगा तो यहाँ पर इफिशियंसी किसकी कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी हीट इंजन। हीट इंजन की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी और इफिशियंसी का 100% हो जाना मतलब कैल्विन प्लैंक का वायलेट हो जाना। ठीक, अब ये क्या है ना कि मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये कुछ Q3 है या फिर ऐसा मान लो कि ये कुछ Q3 है और ये कुछ Q1 है, हो सकता है, या फिर Q4 मान लो, चलो ठीक है Q4 मान लो। ये किसी का वायलेशन है क्या, ये किसी का वायलेशन, ये तो रेफ्रिजरेटर है बेचारा, हीट ले रहा है और दे रहा है और वर्क इनपुट भी ले रहा है। अब मैं क्या करता हूं, ये जो डब्ल्यू नेट है यहाँ प्रोड्यूस किया, इस डब्ल्यू नेट को ही इसमें सेंड करता हूं। तो देखो ये हीट इंजन है, यहां से डब्ल्यू नेट आएगा, ये डब्ल्यू नेट किस में जाएगा, रेफ्रिजरेटर में, और रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, Q4 हीट को यहां पर ट्रांसफर कर रहा है। ये क्या है Q3, ये Q4, ये डब्ल्यू नेट और ये कितना है Q1 और ये क्या है Q2 और ये क्या है हायर टेम्परेचर और ये क्या है लोअर टेम्परेचर। ठीक, मैंने क्या किया, ये जो डब्ल्यू नेट प्रोड्यूस कर रहा था ना, ये जो डब्ल्यू नेट प्रोड्यूस कर रहा था, इस डब्ल्यू नेट को रेफ्रिजरेटर में सेंड कर दिया, इस डब्ल्यू नेट को रेफ्रिजरेटर में सेंड कर दिया और रेफ्रिजरेटर यहां से वर्क लेता है और हीट को लोअर टेम्परेचर से उठाता है और हायर टेम्परेचर में सेंड कर देता है। ठीक, यहाँ पर एक कंबाइंड साइकिल बनी, देखो यहाँ पर एक कंबाइंड साइकिल बनी, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू कितना है, Q1 है, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू कितना है, Q1 है। ये कंबाइंड साइकिल है, अच्छा डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू Q1 है तो Q4 कितना हो जाएगा, Q3 प्लस Q1। ठीक, आप देखना ये TH है और ये T1 है। मेरा पूरा फोकस इस कंबाइंड साइकिल में, कंबाइंड साइकिल मतलब हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर को मिला करके एक साइकिल बना दी है, एक पूरा इंजन बना दिया है जिसमें एक हीट इंजन है और एक रेफ्रिजरेटर। तो मैं इस कंबाइंड साइकिल की बात कर रहा हूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कंबाइंड साइकिल जो है वो कहीं बाहर से वर्क ले रही है क्या, हाँ या नहीं, कंबाइंड साइकिल कहीं बाहर से वर्क ले रही है क्या, हाँ या नहीं, नहीं ले रही ना भाई, हीट इंजन वर्क दे रहा है, रेफ्रिजरेटर वर्क ले रहा है,
एक दे रहा है एक ले रहा है, लेकिन बाहर से कहीं से हीट नहीं ले रहे हैं लोग, तो वर्क इनपुट कंबाइंड साइकिल का क्या है, 0 है। और लोअर टेम्परेचर से कंबाइंड साइकिल कितनी हीट ले रही है, Q3। सुनो पहले पूरा सुनो, मैं बता दूंगा। और देखो यहां पर ये हीट दे कितना रहा है, हायर टेम्परेचर को हीट दे रहा है, ध्यान से सुनना। हाई टेम्परेचर को हीट कितना दे रहा है, Q3 प्लस Q1। और ले कितना रहा है, Q1। हीट दे रहा है Q3 प्लस Q1 और ले रहा है Q1, तो नेट कितना दिया, Q3 प्लस Q1 दिया और Q1 ले लिया, तो नेट कितना दिया, Q3। इसका मतलब है कि ये जो कंबाइंड साइकिल है ना, ये विदाउट एनी वर्क इनपुट लोअर टेम्परेचर से हीट को उठा करके हायर टेम्परेचर को ट्रांसफर कर रहा है। लोअर टेम्परेचर से हीट को उठा करके हायर टेम्परेचर को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, विदाउट एनी वर्क इनपुट। दिस इज द वायलेशन ऑफ क्लैसियस स्टेटमेंट। ये किसको वायलेट कर रहा है, वायलेशन ऑफ क्लैसियस स्टेटमेंट, सिंपल। फिर से सुनो मेरी बात। मैं क्या देखना चाह रहा था, मैं आपको प्रूफ करके दिखाना चाह रहा था कि कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लैसियस स्टेटमेंट प्रयोगात्मक तौर पे दोनों क्या है, समानांतर नियम है किसके, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, प्रैक्टिकली दोनों पैरेलल स्टेटमेंट है किसके, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। मतलब अगर कैल्विन प्लैंक को वायलेट करोगे तो क्लैसियस अपने आप वायलेट हो जाएगा। देखो मैंने आपसे कहा कि ये हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है। यहां पर एक क्या लगा है, हीट इंजन। हीट इंजन ऐसा है जो हीट लेता है और वर्क प्रोड्यूस करता है विद 100% एफिशिएंसी। दिस इज द वायोलेशन ऑफ कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। यहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर है जो वर्क लेता है और हीट को लोअर टेम्परेचर से उठाता है और हायर टेम्परेचर पे दे देता है, ये कोई वायोलेशन नहीं। ठीक, मैंने क्या किया, रेफ्रिजरेटर से बोला कि भैया तुम जो वर्क इनपुट ले रहे थे ना, वो वर्क इनपुट बाहर से मत लो, वहीं से ले लो, किससे, हीट इंजन से। तो मैंने एक कंबाइंड साइकिल बना दी। जो हीट इंजन वर्क दे रहा था वो रेफ्रिजरेटर को दे दिया, हीट इंजन ने वर्क प्रोड्यूस किया और रेफ्रिजरेटर को दे दिया। यहां से हीट ली Q1, यहां से हीट ली Q1, वर्क प्रोड्यूस किया, वर्क प्रोड्यूस किया, रेफ्रिजरेटर को दे दिया। रेफ्रिजरेटर ने Q3 को उठाया और Q4 दे दिया। रेफ्रिजरेटर ने Q3 उठाया, Q4 दे दिया। Q4 कितना होगा, Q3 प्लस Q1, Q3 प्लस Q1। मैं बात कर रहा हूं, मेरा पूरा फोकस है इस कंबाइंड साइकिल पे, हीट इंजन प्लस रेफ्रिजरेटर पे। ये कंबाइंड साइकिल बाहर से कहीं से वर्क नहीं ले रही थी। हीट इंजन ने वर्क प्रोड्यूस किया, रेफ्रिजरेटर ने ले लिया, लेकिन बाहर से कहीं से वर्क नहीं आया। ठीक, तो इस कंबाइंड साइकिल के लिए वर्क इनपुट क्या है, 0 है। और इस कंबाइंड साइकिल ने लोअर टेम्परेचर से कितनी हीट ली है, Q3। Q3, इस कंबाइंड साइकिल ने हायर टेम्परेचर को कितनी हीट दी, Q3 प्लस Q1, और ले कितनी ली, Q1। तो नेट कितनी दी, Q3। तो हायर टेम्परेचर को कितनी दी, Q3। मतलब ये कंबाइंड साइकिल विदाउट एनी वर्क इनपुट हीट को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे भेज रही है। दिस इज द वायोलेशन ऑफ क्लैसियस स्टेटमेंट। मतलब ये है कि अगर मेरे भाई ये हीट इंजन कैल्विन प्लैंक को वायलेट करेगा तो ये क्लैसियस क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। मतलब दोनों क्या है, सेम है ना, दोनों क्या है, पैरेलल स्टेटमेंट है सेकंड लॉ। बात समझ में आई, हाँ या नहीं। हाँ भाई, कुछ कुछ बातें समझ में आई क्या आपको। हाँ भाई, ये बात समझ में आई क्या, सो रहे हो जाग रहे हो।
ठीक है, पूछो क्या डाउट है। कैसी बातें कर रहे हो यार। मैं कह रहा हूं कि हीट इंजन ने वर्क दिया और रेफ्रिजरेटर ने वर्क लिया, बाहर से कहीं से वर्क नहीं आया। हीट इंजन ने वर्क दिया और रेफ्रिजरेटर ने वर्क ले लिया, लेकिन कहीं बाहर से वर्क नहीं आया। मेरे भाई, आपने, आपके पास 50 रुपए थे, आपने अपने भाई को 50 रुपए दे दिए और आपके भाई ने आपसे 50 रुपए ले लिए, तो बाहर से पैसा आया क्या? नहीं ना। आपने अपने भाई को 50 रुपए दिए और आपके भाई ने आपसे 50 रुपए ले लिए, तो मैं क्या कहूंगा कि घर के बाहर से 50 रुपए आया? नहीं ना। भाई रेफ्रिजरेटर ने, हीट इंजन ने वर्क दिया और रेफ्रिजरेटर ने वर्क लिया, तो बाहर से वर्क नहीं आया ना, कहीं से कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं है ना। समझ गए क्या? समझ गए क्या एक्सटर्नल वर्क का मतलब? समझ गया एक्सटर्नल वर्क मतलब ये जो रेड लाइन है, ये जो रेड लाइन है, इसके बाहर से कोई वर्क नहीं आया, है ना। इसको नोट करो, नोट कर लेना तो मुझे बता देना। इसको नोट करो, नोट कर लेना तो मुझे बता देना। हाँ भाई, नोट कर लिया क्या? नोट कर लेना तो मुझे बता देना। नोट कर लिया ना? बात समझ गए कि अगर, बात समझ गए ना कि अगर एक बार सही साइकिल लेके, सही साइकिल का क्या मतलब है भाई? सही साइकिल ही तो ली है। सही साइकिल का क्या मतलब है? सुनो, सिंपल सी बात है यार, अगर हीट इंजन यहाँ पर जितनी हीट ले रहा था उतना ही वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, एफिशिएंसी 100% है, मतलब किसको वायलेट करेगा? कैल्विन प्लैंक को। स्टेटमेंट ट्रू रहे
स्टेटमेंट ट्रू रहे तो वो तो कैसे भी ड्रॉ कर लो, वो तो अभी क्वेश्चन करेंगे अपन तो बात कर लेंगे, है ना। सुनो, वो तो अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ना। ठीक है, सुनो, ये किसको वायलेट कर रहा है, कैल्विन प्लैंक को, क्योंकि 100% एफिशिएंसी हो गई। मैंने क्या कहा कि भैया तुम वर्क बाहर से मत लो, ये जो वर्क प्रोड्यूस कर रहा है यही वाला ले लो, ये वाला वर्क ले लिया। अब ये हीट इंजन ने वर्क दिया, इसने वर्क लिया, लेकिन ये जो कंबाइंड साइकिल है, इसमें बाहर से कहीं से वर्क नहीं आ रहा था। और एक कंबाइंड साइकिल क्या कर रहा है, बिना कहीं बाहर से वर्क लिए इस हीट को यहां से लेता है और हायर टेम्परेचर में भेज देता है, लेता है लोअर टेम्परेचर से और हायर टेम्परेचर में भेज देता है। ये वायलेशन किसका है, क्लैसियस स्टेटमेंट का। ठीक है, तो उसमें लिखना, हेंस if heat engine violates hence if heat engine violates Calvin Planck statement, if heat engine violates Calvin Planck statement, then if heat engine violates Calvin Planck statement, then combined cycle will violate. Hence, if heat engine violate Calvin Planck statement, then combined cycle will violate Clausius statement. Combined cycle will violate Clausius statement. ठीक, एक और देखना, अभी मैंने कैल्विन प्लैंक को वायलेट कराया था ना, अब मैं क्लैसियस को वायलेट करा के देखता हूं, देखना एक बार। ये क्या है, हाई टेम्परेचर है, और ये क्या है, लोअर टेम्परेचर है ना। और ये क्या है, ये आपका कोई एक रेफ्रिजरेटर है या हीट पंप है, कुछ भी मान लो। और यहाँ पर क्या है, हीट इंजन है। ये हीट इंजन क्या करता है, यहां से हीट लेता है Q1 और यहां पर हीट देता है Q2 और वर्क प्रोड्यूस करता है W नेट। हीट इंजन है, कैसा रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज वर्क प्रोड्यूसिंग, रेफ्रिजरेटर वर्क कंज्यूमिंग एंटी क्लॉकवाइज। हीट इंजन किसी को वायलेट कर रहा है क्या, कुछ पूछ रहे हो क्या? हाँ बेटा, ले सकते हैं, रेफ्रिजरेटर की जगह हीट पंप भी ले सकते हैं, हीट पंप भी ले सकते हैं, एक ही बात है, रेफ्रिजरेटर लो या हीट पंप लो, है ना। मुझे तो केवल वायलेशन दिखाना है ना। सुनो, कुछ भी कर लो यार, आपका मन नहीं कर रहा, आपको पसंद नहीं आ रहा ना, तो इसको हीट पंप लिख लो। ठीक है, आपको सुनो, ये हीट इंजन किसी को वायलेट कर रहा है क्या, किसी को वायलेट नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, यहां से हीट ले रहा है Q1, वर्क प्रोड्यूस कर रहा है W नेट और हीट रिजेक्ट कर रहा है Q2, किसी को वायलेट नहीं कर रहा। लेकिन ये जो हीट पंप है, ये यहां से हीट लेता है Q1 और यहां पर हीट देता है Q1 और वर्क इनपुट लेता है 0। देखो, ये हीट पंप किसी का वायलेशन है क्या, ये लोअर टेम्परेचर से हीट को ले रहा है, हायर टेम्परेचर पे सेंड कर रहा है विदाउट टेकिंग एनी एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड, वर्क इनपुट 0 है, देन इट इज अ वायलेशन ऑफ क्लैसियस स्टेटमेंट। ये वायलेशन है किसका, क्लैसियस स्टेटमेंट का। वायलेशन ऑफ क्लैसियस। अब मैं क्या करता हूं, सुनो,
यहां पर ये हाई टेम्परेचर था TH, और ये लोअर टेम्परेचर था TL। मैं इस हीट पंप को हीट पंप क्या कर रहा था, यहां से हीट ले रहा था Q1, नो सॉरी, यहां पे हीट दे रहा था Q1, यहां से ले रहा था Q1, और ये था हीट इंजन। हीट इंजन क्या कर रहा था, यहां से Q1 हीट ले रहा था, Q2 हीट दे रहा था, और वर्क नेट प्रोड्यूस कर रहा था, W नेट। और यहां पर W इनपुट कितना था, मैं अब एक कंबाइंड साइकिल बना रहा हूं, वो देखना, मैं कंबाइंड साइकिल बना रहा हूं, वो देखना। ये कंबाइंड साइकिल है, मुझे एक बात बताओ, कंबाइंड साइकिल ने कुछ वर्क प्रोड्यूस किया है क्या, कंबाइंड साइकिल का कुछ डब्ल्यू नेट है, हाँ या नहीं, कंबाइंड साइकिल का कुछ डब्ल्यू नेट है, हाँ या नहीं, है ना भाई। डब्ल्यू नेट प्रोड्यूस किया हीट इंजन ने, और इसने कंज्यूम 0 किया, तो कुछ ना कुछ बचेगा ना, डब्ल्यू नेट बचेगा, इसका मतलब है कि डब्ल्यू नेट बचेगा। डब्ल्यू नेट कितना बचेगा, ये Q1 यहां से लिया था, Q2 यहां पर दिया, तो डब्ल्यू नेट की वैल्यू क्या होगी, Q1 माइनस Q2 होगी, Q1 माइनस Q2 होगी, ठीक। मुझे एक बात बताओ कि कंबाइंड साइकिल का हायर टेम्परेचर के साथ कोई इंटरेक्शन है एक्चुअल में या नहीं है, कंबाइंड साइकिल का हायर टेम्परेचर के साथ एक्चुअल में कोई इंटरेक्शन है या नहीं है, नहीं है ना भाई। Q1 हीट दिया और Q1 हीट ले लिया, नेट हीट इंटरेक्शन विद द हायर टेम्परेचर क्या है, 0 है। Q नेट क्या है, 0 है। मुझे एक बात बताओ, कंबाइंड साइकिल ने, ये लोअर टेम्परेचर है सॉरी, कंबाइंड साइकिल ने लोअर टेम्परेचर से कितनी हीट ली, Q1 ली और Q2 दे दी, Q1 ली और Q2 दे दी, तो नेट कितनी ली, Q1 माइनस Q2, नेट कितनी ली, Q1 माइनस Q2। कंबाइंड साइकिल एक ऐसी साइकिल है जो सिंगल रिजर्वायर से इंटरेक्ट करके वर्क प्रोड्यूस कर रही है विदाउट एनी हीट रिजेक्शन। इफिशिएंसी कितनी होगी, इफिशिएंसी होगी डब्ल्यू नेट अपॉन हीट एडिशन। डब्ल्यू नेट कितना, Q1 माइनस Q2, और हीट एडिशन भी कितना, Q1 माइनस Q2, कितना आएगा, 100%। और अगर इफिशिएंसी 100% आ गई तो ये वायलेशन है किसका, केल्विन प्लैंक का, ये वायलेशन है किसका, सिंपल। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर ये हीट इंजन ठीक था, उसमें कोई समस्या नहीं थी, लेकिन ये हीट पंप विदाउट वर्क लिए लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में हीट को ट्रांसफर कर रहा है, और अगर ये ऐसा करता है और इन दोनों को मिलाकर के कंबाइंड साइकिल बना देता हूं, तो इसका नेट इंटरेक्शन यहां से कितना है, 0 है। जितनी हीट लेगा उतना ही वर्क प्रोड्यूस हो जाएगा नेट। ये कितना, किसका वायलेशन है, केल्विन प्लैंक का। इसका मतलब कि अगर हीट पंप क्लैसियस को वायलेट करेगा
तो कंबाइंड साइकिल कैल्विन प्लान को वायलेट करेगी, मतलब दोनों क्या है, पैरेलल स्टेट। ठीक है, इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करो। ठीक है, इसको एक बार नोट करो, नोट कर लेना तो मुझे बता देना। सर ये दो क्लास बहुत तंग कर रही है आज और कल की। क्यों भाई, क्या हो गया? क्यों तंग कर रही है? इसी समय गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है? ऐसा कुछ हो रहा है क्या? कौन तंग कर रही है तुमको? अच्छा, जो प्रूफ करना है वो करना। मुझे लगा क्लास के समय तुमको कोई तंग कर रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको नोट करो, फिर आगे बात करो। देखो, ये सारी चीजें आपको कहाँ पर काम आएंगी, ये सारी चीजें कहाँ पर काम आएंगी? जब आप किसी इंटरव्यू वगैरह में बैठोगे ना, तो वहां आपसे पूछ लेता है कि भाई ये प्रूफ करो, तो आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा आप ईएससी के कन्वेंशनल वगैरह में बैठोगे ना, तो वहां पर आपसे पूछ लेता है ना। ठीक है, ठीक है, सुनो। नोट कर लिया है? ठीक है, सुनो। मेरे बारे में सारी खबर है इसको, मेरी कितनी गर्लफ्रेंड होती थी, है ना, मैं किसके साथ रहता था ना, सारी खबर है इस लड़के को, है ना। सुनो, इसको नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लिया है क्या? ठीक है, वैसे इसमें ब्रांच का कोई रोल नहीं है ना, कि ब्रांच मैकेनिकल है या सिविल है। इसमें क्या है, व्यक्तिगत तुम्हारा टैलेंट नहीं है, वो एक अलग बात है, तुम्हारी व्यक्तिगत प्रतिभाओं की कमी है। ब्रांच की कोई कमी नहीं होती इसमें, है ना। ठीक है, सुनो, खैर अपन बात करते हैं ना। ठीक है, ठीक है। लड़का कह रहा है करना नहीं है। ये वो है, कहानी सुनी है तुमने, वो लोमड़ी वाली कहानी होती है, अंगूर खट्टे वाली कहानी होती है ना, एक लोमड़ी की। तो कहानी सुनी ना, क्या लोमड़ी जाती है अंगूर खाने और उसको नहीं मिलते हैं। फिर रास्ते में कोई पूछता है भाई अंगूर कैसे, तो बोलती है अंगूर खट्टे थे इसलिए मुझे खाने नहीं थे, है ना। ये वही वाली कहानी है ना। ठीक है, खैर, कोई बात नहीं। इसमें लिखना, इसमें लिखना इफ, इसमें लिखना इफ हीट पंप वायलेट,
इसमें लिखना है हीट पंप वायलेट, इसमें लिखना है हीट पंप वायलेट क्लैसियस स्टेटमेंट, if heat pump violate Clausius statement, then if heat pump violate if heat pump violate Clausius statement, then combined cycle will violate, then combined cycle will violate Calvin-Planck statement, then combined cycle will violate Calvin-Planck statement. Then combined cycle will violate Calvin-Planck statement. ठीक है, hence Calvin-Planck and Clausius statement, hence Calvin-Planck and Clausius statement are parallel statement of second law. Hence Calvin-Planck and Clausius statement are parallel statement of second law. ठीक है, सहमत हो यहां तक? ठीक, ये सब आपके कहां पर काम आएगा? इंटरव्यू वगैरह में काम आएगा, और या फिर ईएससी के कन्वेंशनल में काम आएगा, या फिर जो स्टेट पीएससी वगैरह का कन्वेंशनल पेपर होता है ना, उसमें आपसे पूछ लेता है कि भाई प्रूव दैट, बिल्कुल गलत है, मैंने मान लिया भाई गलत है, ठीक है। सुनो, एक हेडिंग डालो कार्नोट साइकिल, एक हेडिंग डालो कार्नोट साइकिल, एक हेडिंग डालो कार्नोट साइकिल। सुनो, एक हेडिंग डालो कार्नोट साइकिल। सुनना, कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल में अपन क्या बात करते हैं? कार्नोट साइकिल क्या है? देखो, मैंने कभी कार्नोट वाली आपको कुछ बताया था क्या? कार्नोट वाली कुछ कहानी बताई थी क्या? हाँ या नहीं? कुछ कार्नोट वाली कहानी बताई थी ना आपको? बताई थी ना? ठीक है, तो कार्नोट साइकिल जो है ना, जो कार्नोट साइकिल है ना, वो ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकली कहीं से कोई साइकिल आई, ना कोई प्रैक्टिकल है, ना कोई एक्सपेरिमेंट है, जस्ट एक एक्सीडेंटल साइंटिस्ट थे। कौन? कार्नोट। एक्सीडेंटल साइंटिस्ट समझ रहे हो ना, कि जो साइंटिस्ट थे ही नहीं, एक्सीडेंटली बन गए, कर कुछ और रहे थे, हो कुछ और गया, है ना। तो वो एक इंजन में जस्ट एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसको इंप्रूव करने के लिए, तो उन्हें थ्योरेटिकली कुछ बातें बताई थी कि आप ऐसा करोगे तो इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद 60-70 साल बाद कैल्विन प्लैंक और क्लैसियस वगैरह आए, और बाद में पता चला कि जो कार्नोट ने बोला था, वो कार्नोट को खुद नहीं पता था कि क्या बोला उन्होंने, और ये साइकिल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। मतलब ये है कि जो कार्नोट साइकिल है, जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन ये है कि जो कार्नोट साइकिल है वो जस्ट एक हाइपोथेटिकल बात है, वो जस्ट एक हाइपोथेटिकल बात है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। हाइपोथेटिकल बात क्या है? सुनो, कार्नोट साइकिल में कार्नोट साइकिल में 4 प्रोसेस होंगी, 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक और 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल। सबसे पहले होता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, फिर होता है आइसोथर्मल हीट एडिशन, फिर होता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, और फिर होता है आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन।
पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, कार्नोट साइकिल, हाँ रैंकाइन भी कार्नोट से ही आई थी बेटा। जो प्रोसेस 1 से 2 है वो क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। जो प्रोसेस 2 से 3 है वो क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन। जो प्रोसेस 3 से 4 है वो क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। और जो प्रोसेस 4 से 1 है वो है कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन। ठीक, सुनो बेटा, टीएस डायग्राम कहां से आ गया? टीएस डायग्राम अभी मैंने आपको पढ़ाया है क्या? भी नहीं पढ़ाया ना। टीएस डायग्राम पढ़ेंगे अपन बाद में, फिर टीएस डायग्राम की बात करेंगे, है ना। अपन ने भी कौन सा डायग्राम पढ़ा है? पीवी डायग्राम। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? पीवी डायग्राम की। टीएस डायग्राम पढ़ेंगे, टीएस डायग्राम की बात करेंगे, है ना। टीएस डायग्राम में बात करेंगे अपन किसकी? टीएस डायग्राम के ना। उसके स्लोप वगैरह पढ़ाने पड़ेंगे मुझे, है ना। ठीक है, सुनो, टीएस डायग्राम मतलब एस मतलब एंट्रोपी ना, तो जो अपन पढ़ेंगे देखेंगे। सुनो, यहाँ पर क्या है, दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक और दो आइसोथर्मल प्रोसेस थी, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है वो बता दो मुझे। कार्नोट साइकिल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्यों? कार्नोट साइकिल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि जो एडियाबेटिक प्रोसेस है वो बहुत फास्ट प्रोसेस होती है। मैं आपको बता चुका हूं कि एडियाबेटिक प्रोसेस बहुत फास्ट प्रोसेस होती है, और जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो बहुत स्लो प्रोसेस होती है। तो यहाँ कॉम्बिनेशन है दो बहुत फास्ट प्रोसेस का और दो बहुत स्लो प्रोसेस का। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि पिस्टन पहले बहुत फास्ट गया और फिर बहुत स्लो जा रहा है, फिर बहुत फास्ट गया फिर बहुत स्लो जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता ड्यू टू द इनर्शिया। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि दो बहुत फास्ट प्रोसेस और दो बहुत स्लो प्रोसेस एक साथ रखी जाए। ठीक है। अच्छा, वीडियो पॉज हो रही है क्या बीच में? वीडियो पॉज हो रही है क्या बीच में? नहीं हो रही ना। एक बार इसको ड्रॉ करना, फिर आगे बात करते हैं। एक बार इसको नोट करना, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया ना। उसमें लिखना कार्नोट साइकिल इज अ हाइपोथेटिकल साइकिल। कार्नोट साइकिल इज अ हाइपोथेटिकल साइकिल। कार्नोट साइकिल इज अ हाइपोथेटिकल साइकिल। इनर्शिया वाला इसलिए बेटा क्योंकि इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी पिस्टन बहुत तेजी से मूव कर रहा है, अचानक से रुक जाए और इनफाइनाइटली स्लो मूव करने लग जाए। इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज मूव कर रही है तो मूव करते रहने की टेंडेंसी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मूव कर रहा है इनफाइनाइटली फास्ट फिर रुक गया फिर इनफाइनाइटली स्लो मूव करने लग गया, है ना। इसलिए इनर्शिया की वजह से ना।
ठीक है, आप ही पूछ रहे हो इनर्शिया वाला क्यों, और आप ही ने ऊपर लिखा हुआ है ड्यू टू द इनर्शिया। एक्सप्लेनेशन भी आप दे रहे हो और डाउट भी आप ही पूछ रहे हो, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, सुनो उसमें लिखना कार्नोट साइकिल इज अ हाइपोथेटिकल साइकिल, कार्नोट साइकिल इज अ हाइपोथेटिकल साइकिल in which Carnot cycle is a hypothetical cycle in which all process are reversible internally and externally. Carnot cycle is a hypothetical cycle in which all processes are reversible internally and externally. इंटरनली और एक्सटर्नली रिवर्सिबल क्या होता है ये समझते हो क्या? इंटरनली और एक्सटर्नली रिवर्सिबल क्या होता है ये समझते हो क्या? हाँ या नहीं? इंटरनली एंड एक्सटर्नली रिवर्सिबल क्या होता है समझते हो क्या? नहीं समझते, कोई बात नहीं, आगे हम लोग एंट्रोपी में आएंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल रिवर्सिबल क्या होता है। अभी छोड़ दो इसको, अभी केवल लिख लो, जब मैं एंट्रोपी में आऊंगा तो अपन बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल दो रिवर्सिबल होते हैं और वो क्या होता है ना। तो आप लिखना कार्नोट साइकिल इज अ हाइपोथेटिकल साइकिल इन व्हिच ऑल प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल इंटरनली एंड एक्सटर्नली, ठीक, हेंस इट प्रोड्यूस 100% efficiency, hence it produce 100% efficiency, hence it produce 100% efficiency, simple। नेक्स्ट लाइन में लिखना कार्नोट साइकिल इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, नेक्स्ट लाइन में लिखना कार्नोट साइकिल इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल बिकॉज कार्नोट साइकिल इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल बिकॉज adiabatic process is very fast process, because adiabatic process is very fast process while because adiabatic process is very fast process while isothermal process is very slow process, because adiabatic process is very fast process and isothermal process is very slow process। बात समझ गए ना, दो बहुत फास्ट और दो बहुत स्लो प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है, इसलिए संभव नहीं है प्रैक्टिकली, है ना। मुझे एक मिनट दीजिएगा, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, मैं कर देता हूँ, मैं ऑफ कर देता हूँ ब्लूटूथ, ठीक है। तो दो बहुत स्लो और दो बहुत फास्ट प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है, इसलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिस्टम के अंदर और सिस्टम का बाहर का मतलब नहीं होता इंटरनली रिवर्सिबल और एक्सटर्नली रिवर्सिबल, वो एक अलग चीज है, नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव फोर्सेस से डिफाइन होता है, बात करेंगे उसकी, है ना। ठीक है, ऐसे कोई भी जहरीले कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है ना। देखो मुझे एक बात बताओ, आइसोथर्मल हीट एडिशन और आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन पॉसिबल है क्या प्रैक्टिकली? आइसोथर्मल हीट एडिशन और आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? हाँ या नहीं? ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या कि आप हीट दो और हीट लो और टेम्परेचर भी चेंज ना हो? पॉसिबल है, पॉसिबल है, कहां पर है? फेज चेंज में, याद रखना, प्रैक्टिकली पॉसिबल है कहां पर? फेज चेंज में। आइसोथर्मल हीट एडिशन और आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल है कहां पर? फेज चेंज। फिर कभी मत कहना कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जब वाटर बॉयल होता है तो हीट लेता है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो ड्यूरिंग फेज चेंज आइसोथर्मल हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। बात समझ गए ना? उसमें लिख लो, चाहो तो नोट नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख लो, आइसोथर्मल हीट एडिशन एंड आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, isothermal heat addition and isothermal heat rejection is practically possible, isothermal heat addition and isothermal heat rejection is practically possible
ड्यूरिंग फेज चेंज ओनली, इज प्रैक्टिकली पॉसिबल ड्यूरिंग फेज चेंज ओनली। ठीक, अब सुनो, एक हेडिंग डालना कार्नोट प्रिंसिपल, कार्नोट प्रिंसिपल या कार्नोट स्टेटमेंट। कार्नोट प्रिंसिपल या कार्नोट स्टेटमेंट। कार्नोट के कुछ कुछ स्टेटमेंट हैं, वो सुनो क्या है। बड़ी स्वाभाविक सी बातें हैं। पहली, कार्नोट ने कहा कि भैया इस दुनिया में एक रिवर्सिबल इंजन है और एक इरिवर्सिबल इंजन है, दोनों सेम टेम्परेचर लिमिट पे वर्क कर रहे हैं। एक रिवर्सिबल इंजन, एक इरिवर्सिबल इंजन, और दोनों सेम टेम्परेचर लिमिट पे वर्क कर रहे हैं, तो इफिशियंसी हमेशा किसकी ज्यादा होगी? रिवर्सिबल वाले की ज्यादा होगी, पहला। दूसरा स्टेटमेंट कि रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी केवल और केवल डिपेंड करती है किस पे? टेम्परेचर लिमिट पे, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट कि अगर कोई टेम्परेचर लिमिट है, दो टेम्परेचर लिमिट है, एक टेम्परेचर लिमिट है दो, और उनके बीच में मल्टीपल नंबर ऑफ रिवर्सिबल इंजन लगे हैं, तो सबकी इफिशियंसी क्या होगी? सेम होगी। तीन स्टेटमेंट थे किसके? कार्नोट के। तो हेडिंग डालो कार्नोट स्टेटमेंट, उसमें पहला लिखना, अरे हरिओम मुझे एक मिनट दीजिएगा। यही बनाओ, एक मिनट। उसमें लिखना कार्नोट स्टेटमेंट में पहला लिखना, कार्नोट स्टेटमेंट में पहला लिखना, पहला लिखना, इफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इंजन, if reversible and irreversible engine are working, if reversible and irreversible engine are working between same temperature limit, if reversible and irreversible engine are working between same temperature limit, between same temperature limit, then if reversible and irreversible engine are working between same temperature limit, then efficiency of reversible engine, efficiency of reversible engine is always greater than, efficiency of reversible engine is always greater than that of irreversible engine. If reversible and irreversible engine are working between same temperature limit, then efficiency of reversible engine is always greater than that of irreversible engine. Efficiency of reversible engine is always greater than that of irreversible engine. ठीक है, अब सुनो, ये पहला स्टेटमेंट था, और स्वाभाविक सी बात है यार, रिवर्सिबल एक इंजन है और एक इरिवर्सिबल है, तो एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी? रिवर्सिबल की। दूसरा स्टेटमेंट लिखना, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन, efficiency of reversible engine depends only on temperature limit. Efficiency of reversible engine depends only on temperature limit. Efficiency of reversible engine depends only on temperature limit. ठीक, उसके बाद देखो, दूसरा स्टेटमेंट था कि जो रिवर्सिबल इंजन है उसकी इफिशियंसी निर्भर करती है केवल और केवल किस पे? टेम्परेचर लिमिट पे। तीसरा स्टेटमेंट कि अगर सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में, मान लो ये TH और TL है, सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में मल्टीपल नंबर ऑफ हीट इंजन लगा दिए हैं, सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में मल्टीपल नंबर ऑफ रिवर्सिबल इंजन लगा दिए हैं, तो सबकी एफिशिएंसी क्या होगी? सेम होगी। दूसरे वाले ने भी यही बोला था कि टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करती है। और तीसरा स्टेटमेंट ये है कि अगर सेम टेम्परेचर लिमिट है और मल्टीपल नंबर ऑफ रिवर्सिबल इंजन है, तो सबकी एफिशिएंसी क्या होगी? सेम होगी। उसमें लिखना
if multiple number of reversible engine if multiple number of reversible engine are installed if multiple number of reversible engine are installed between same temperature limit if multiple number of reversible engine are installed between same temperature limit multiple number of reversible engine are installed between same temperature limit then efficiency of all engine will be same then efficiency of all engine will be same ठीक है ये बातें समझ में आई आपको मैं क्या कह रहा था ये बातें समझ में आई आपको थोड़ी बहुत फिर से सुनो थर्ड मैंने बोला इफ मल्टीपल नंबर ऑफ रिवर्सिबल इंजन थर्ड मैंने आपको बोला इफ मल्टीपल नंबर ऑफ रिवर्सिबल इंजन आर इंस्टॉल्ड बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट देन efficiency of all reversible engine will be same efficiency of all the engine will be same सुनो पहली बात तो समझ में आ गई होगी यार पहली बात तो समझ में आ गई होगी कि इस दुनिया में कोई एक रिवर्सिबल इंजन है और एक इरिवर्सिबल इंजन है तो रिवर्सिबल वाले की इफिशिएंसी हमेशा क्या होती है ज्यादा होती है पहली बात दूसरी बात ये कि जो रिवर्सिबल इंजन है उसकी इफिशिएंसी केवल टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करती है मतलब ये मुझे एक बात बताओ एक कार्नोट साइकिल है एक कार्नोट साइकिल है उसको एक बार पेट्रोल के साथ एक बार कार्नोट साइकिल में पेट्रोल डालते हैं और एक बार कार्नोट साइकिल में वाटर डालते हैं पानी एक बार पानी से ऑपरेट कराते हैं एक बार पेट्रोल से ऑपरेट कराते हैं एफिशिएंसी कब ज्यादा होगी पानी वाले में या पेट्रोल वाले में एक कार्नोट साइकिल है उसमें एक बार पानी डालते हैं और ऑपरेट कराते हैं एक बार पेट्रोल डालते हैं और ऑपरेट कराते हैं एफिशिएंसी कब ज्यादा होगी हाँ भाई एफिशिएंसी कब ज्यादा होगी efficiency of reversible engine does not depend on fuel efficiency of जो रिवर्सिबल इंजन है वो फ्यूल पे डिपेंड नहीं करती वर्किंग फ्लूइड पे डिपेंड ही नहीं करती डिपेंड करती है किस पे टेम्परेचर लिमिट पे आप पेट्रोल डालो आप डीजल डालो आप पानी डालो आप कुछ भी डालो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करता है अगर टेम्परेचर लिमिट सेम है तो एफिशिएंसी दोनों की क्या रहेगी सेम ये कहा था दूसरे स्टेटमेंट में कि रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी केवल और केवल डिपेंड करती है किस पे टेम्परेचर लिमिट पे और तीसरे मैंने क्या कहा कि अगर भैया टेम्परेचर लिमिट सेम है ना तो कितनी भी साइकिल लगा लो सबकी एफिशिएंसी क्या रहेगी सेम रहेगी ठीक है बात समझ में आई बात समझ में आई आप देखो अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो देखो मैं प्रूफ कर रहा हूं कि इफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन इफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन से ज्यादा होती है देखना ये TH है और ये TL है यहां पर एक हीट इंजन है यहां पे भी एक हीट इंजन है यहां पे भी एक हीट इंजन दोनों हीट इंजन है दोनों वर्क प्रोड्यूसिंग होंगे और अगर वर्क प्रोड्यूसिंग है तो क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज हो जाएगा ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज ये भी कुछ कुछ हीट लेता है Q1 और ये भी कुछ कुछ हीट लेता है Q2 सॉरी Q1 ये कुछ वर्क प्रोड्यूस करता है WA ये कुछ वर्क प्रोड्यूस करता है WB ये A है ये B है ये हीट रिजेक्ट करता है Q2 और ये हीट रिजेक्ट करता है Q3 ये आपका रिवर्सिबल इंजन है
ये आपका इरिवर्सिबल इंजन है, या फिर मान लो कि ये इरिवर्सिबल है और ये आपका क्या है, ये आपका रिवर्सिबल है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द कार्नोट प्रिंसिपल इफिशियंसी किसकी ज्यादा होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द कार्नोट प्रिंसिपल इफिशियंसी किसकी ज्यादा होना चाहिए, ए की या बी की? ये रिवर्सिबल है तो इसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी। कार्नोट प्रिंसिपल के अनुसार इफिशियंसी किसकी ज्यादा होगी, रिवर्सिबल की ज्यादा होगी ना, और इरिवर्सिबल की क्या होगी, कम होगी, है ना। आपको विश्वास नहीं हो रहा, अपन क्या करते हैं, उल्टा मान लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है ना। तो देखो, अज्यूम efficiency of irreversible is greater than efficiency of reversible, मतलब efficiency of A is greater than efficiency of B, मान लिया। तो देखो, जैसे ही आपने ऐसा माना तो इसका मतलब है जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी, जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी वो ज्यादा वर्क प्रोड्यूस करेगा। इफिशियंसी आपने किसकी ज्यादा मानी, इरिवर्सिबल वाले की। ध्यान ध्यान देना, दोनों का हीट इनपुट ज्यादा था, जिसकी इफिशियंसी ज्यादा वो वर्क ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। इरिवर्सिबल की इफिशियंसी ज्यादा मानी तो डब्ल्यू ए ज्यादा होगा और डब्ल्यू बी कम होगा। इट मींस हेंस डब्ल्यू ए ज्यादा होगा, डब्ल्यू बी कम होगा। देखो, अच्छा रिवर्सिबल का मतलब बताओगे मुझे, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, रिपीट नहीं, रिवर्स कर सके, रिपीट नहीं रिवर्स कर सके। रिवर्सिबल वो जिसको एग्जैक्टली रिवर्स कर सके विदाउट चेंज इन सराउंडिंग, है ना। कर दो, ये रिवर्सिबल है ना, ये रिवर्सिबल है ना, इसको कर दो रिवर्स। इसकी साइकिल थी क्लॉकवाइज, कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये था वर्क प्रोड्यूसिंग, क्या हो जाएगा, वर्क कंज्यूमिंग। ठीक, तो देखो, ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आपने ही बताया, मैंने कर दिया, है ना। देखना, ये हाई टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर, आपने कहा रिवर्सिबल रिवर्स हो सकता है तो रिवर्सिबल को रिवर्स कर दिया। देखो, ये हीट इंजन था, ये हीट पंप बन गया। रिवर्स करोगे तो रिवर्स हो जाएगा, हीट इंजन बन जाएगा हीट पंप। अभी मत कहना कि इसको रेफ्रिजरेटर लिख दो, भैया आपका मन है रेफ्रिजरेटर लिखना है, कल लिख दो, एक ही बात है ना, रेफ्रिजरेटर लिख दो या हीट पंप लिख दो, है ना। ये क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये Q3 रिजेक्ट कर रहा था, अब Q3 ऐड होगा। ये Q1 रिजेक्ट कर रहा था, अब Q1 ऐड होगा, सब कुछ रिवर्स हो गया। ये WB दे रहा था, अब WB लेगा। ठीक, यहां पर एक हीट इंजन था, और ये हीट इंजन कैसा था, वर्क प्रोड्यूसिंग था, मतलब क्लॉकवाइज था। ये क्या कर रहा था, Q1 ले रहा था, वर्क WA दे रहा था, और हीट कितना रिजेक्ट कर रहा था, Q2। मैं कहता हूं कि आप क्या करो, जो कम हीट इंजन है ना, जिसने वर्क प्रोड्यूस किया कितना, WA, और इसको कितना वर्क लगा, WB, तो इसमें से ही कुछ निकाल के दे दो ना यार। और आपने क्या माना है, आपने माना है कि ईटा ए ईटा बी से ज्यादा है, मतलब WA WB से ज्यादा है। और अगर WA WB से ज्यादा है, WA प्रोड्यूस किया, WB लगा, तो मतलब कुछ वर्क बचा होगा ना, तो यहाँ पर कुछ वर्क बचा होगा।
डब्ल्यू नेट बच गया कितना, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी, सिंपल। अब देखो मैं कहता हूं कि इनको एक मान लो कंबाइंड साइकिल, इनको मान लो एक कंबाइंड साइकिल, ध्यान से सुनना है ना। इसको मान लो एक कंबाइंड साइकिल। इस कंबाइंड साइकिल पे फोकस करते हैं अपन, है ना। देखो ये कंबाइंड साइकिल है, ये टी एच है, ये टी एल है। मुझे एक बात बताओ, हाई टेम्परेचर के साथ, हाई टेम्परेचर के साथ, हॉट बॉडी के साथ, इसके साथ इस कंबाइंड साइकिल का कोई इंटरेक्शन है क्या नेट? ये Q1 दिया, Q1 लिया, नेट इंटरेक्शन कितना, 0। इसके साथ नेट इंटरेक्शन कितना, 0। यहां से Q3 लिया, Q2 दिया, Q3 लिया, Q2 दिया, तो नेट हीट कितनी ली, Q3 माइनस Q2। मुझे देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। डब्ल्यू ए कितना है, डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है, Q1 लिया, Q2 रिजेक्ट किया, तो डब्ल्यू ए कितना है, Q1 माइनस Q2। डब्ल्यू बी कितना है, या फिर Q1 कितना है, Q1 है डब्ल्यू बी प्लस Q3, Q1 है डब्ल्यू बी प्लस Q3, तो डब्ल्यू बी कितना है, Q1 माइनस Q3। डब्ल्यू नेट कितना प्रोड्यूस हुआ है, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। डब्ल्यू नेट प्रोड्यूस हुआ है डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी की वैल्यू निकालना जरा। डब्ल्यू ए ये है Q1 माइनस Q2, डब्ल्यू बी ये है Q1 माइनस Q3, और इसको इससे करो कैंसिल, Q1 से Q1 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आएगा Q3 माइनस Q2। मतलब वर्क कितना प्रोड्यूस हुआ, Q3 माइनस Q2। इस कंबाइंड साइकिल ने पता है क्या किया है, यहां से हीट ले ली है Q3 माइनस Q2, और इसको हीट नहीं दी है, और वर्क प्रोड्यूस कर दिया है Q3 माइनस Q2। इफिशियंसी कितनी हो जाएगी बताओगे क्या, इफिशियंसी क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। मेरे भाई अगर ऐसा हो गया ना, अगर ऐसा हो गया ना, तो पूरी थर्मोडायनेमिक्स उलट पुलट हो जाएगी। समझ पा रहे हो, पूरी थर्मोडायनेमिक्स ही खत्म हो गई, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ही वायलेट कर गया। इफिशियंसी क्या हो गई, 100% हो गई। इस कंबाइंड साइकिल ने वर्क प्रोड्यूस कर दिया विदाउट रिजेक्टिंग हीट टू एनी अदर सोर्स और सिंक। मतलब ये वर्क प्रोड्यूस कर रहा है व्हाइल इंटरेक्टिंग विद अ सिंगल रिजर्वायर। ये वायलेशन है किसका, सेकंड लॉ का, वायलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक। मतलब हमने जो एजम्पशन लिया था, हमने जो एजम्पशन लिया था वो गलत था। रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी रिवर्सिबल से ज्यादा कभी नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के सारे नियम क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट ही वायलेट कर जाएगा, सेकंड लॉ फेल हो जाएगा। बात समझ में आई कुछ, कुछ कुछ बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ। इसको एक बार नोट करो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। इसको एक बार नोट कर लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ क्या बोल रहा था।
एक बार इसको नोट करो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ क्या। हाँ भाई, नोट कर पाए क्या? हाँ भाई, नोट कर पाए क्या? नोट कर लिया ना? सुनो मैं क्या कह रहा था। मैं आपको ये कह रहा था कि कार्नोट ने बोला कि रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी इरिवर्सिबल इंजन से हमेशा ज्यादा होती है ना। लेकिन मैं तो नहीं मानता, मैं क्या करूंगा, प्रूफ करके देखूंगा। मैं प्रूफ करके कैसे देखूंगा? मैं क्या करूंगा, जो कार्नोट ने बोला था उसका उल्टा मान लिया। उसका उल्टा क्या मैंने मान लिया कि जो इरिवर्सिबल इंजन है उसकी एफिशिएंसी रिवर्सिबल से ज्यादा होती है, मैंने मान लिया। एक रिवर्सिबल इंजन लिया,
ये है रिवर्सिबल इंजन और एक इरिवर्सिबल इंजन लिया, दोनों में हीट एडिशन कितना था Q1 और Q1। इरिवर्सिबल वाले का वर्क कितना था WA और रिवर्सिबल वाले का वर्क कितना था WB। मैंने मान लिया कि इरिवर्सिबल इंजन की इफिशिएंसी रिवर्सिबल से ज्यादा है, मतलब ईटा ऑफ A इज ग्रेटर देन ईटा ऑफ B, और जिसकी इफिशिएंसी ज्यादा वो ज्यादा वर्क प्रोड्यूस करेगा, मतलब WA WB से ज्यादा हो जाएगा। मैंने उल्टा माना है ना, जितना जितना जो कार्नोट ने बोला था उसका उल्टा माना है मैंने ना। आपने मुझे बताया कि रिवर्सिबल इंजन का मतलब होता है जो रिवर्स हो जाए, इसको मैंने एज इट इज लिखा रहने दिया, इसको वैसे ही लिखा जो रिवर्सिबल था, रिवर्सिबल वाले को कर दिया रिवर्सिबल। ये था वर्क प्रोड्यूसिंग, मैंने बना दिया वर्क कंज्यूमिंग। यहां से Q1 ले रहा था, मैंने बना दिया Q1 रिजेक्ट कर रहा है। Q3 रिजेक्ट कर रहा था, मैंने बना दिया Q3 ले रहा है। ये वर्क प्रोड्यूस कर रहा था, मैंने बना दिया वर्क कंज्यूम कर रहा है। तो WB यहां पर क्या कर रहा था प्रोड्यूस, यहां पर क्या कर रहा है कंज्यूम। कहां से, वो हीट इंजन ने जो WA प्रोड्यूस किया था ना, उसी से WB इसने ले लिया। मैंने माना है कि WA इज ग्रेटर देन WB, तो WA अगर WB से बड़ा है तो कुछ वर्क बचेगा यहाँ पर, तो मैंने एक कंबाइंड इंजन माना। ये कंबाइंड इंजन है, इसका हाई टेम्परेचर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि Q1 दिया और Q1 लिया, नेट 0 हो गया। यहां से Q3 लिया और Q2 दिया, तो नेट Q3 माइनस Q2 हो गया। ठीक, या ये Q1 है और ये Q2 है, तो WA हो जाएगा Q1 माइनस Q2, ये लिखा है। ये Q1 है और ये WB है और Q3 है, तो Q1 हो जाएगा WB प्लस Q3, Q1 हो जाएगा WB प्लस Q3, तो WB कितना होगा Q1 माइनस Q3, ये लिखा है। तो W नेट कितना होगा WA माइनस WB, WA माइनस WB निकाला तो ये आ गया। बाद में मुझे पता चला कि इसने जितनी हीट ली थी उतना ही वर्क प्रोड्यूस कर दिया, मतलब 100% इफिशिएंसी प्रोड्यूस कर दी। वो वायलेशन है किसका, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का। मतलब अगर ये सही हो जाए ना कि रिवर्सिबल इंजन की इफिशिएंसी कहीं धोखे से भी रिवर्सिबल से ज्यादा हो जाए, तो पूरी थर्मोडायनेमिक्स के लॉ फेल हो जाएंगे, सेकंड लॉ फेल हो जाएगा, केल्विन प्लैंक वायलेट हो जाएगा। मतलब ये पॉसिबल नहीं है, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब रिवर्सिबल इंजन की इफिशिएंसी रिवर्सिबल इंजन की इफिशिएंसी से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब जो कार्नोट ने कहा था वो सही है कि रिवर्सिबल इंजन की इफिशिएंसी हमेशा इरिवर्सिबल से क्या होगी, ज्यादा हो। बात समझ में आई, हाँ या नहीं? कुछ कुछ समझ में आया आपको मैं क्या कह रहा था? हाँ भाई, कुछ बात समझ में आई? देखो यार, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग 4 क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन अपन करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको चीजें समझ में आना चाहिए कि क्या चल रहा है। समझ पाए? कोई डाउट हो इसमें तो पूछो। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं, उसमें लिखना, उसमें लिखना, उसमें लिखना लास्ट वाले का W नेट कहां से आया। ये W नेट दिखाई दे रहा है, WA माइनस WB, ये है। ये WA की वैल्यू Q1 माइनस Q2 आएगी, ये आएगी। Q1 इज इक्वल टू WB प्लस Q3 आएगा, ये आया। यहां से WB कितना आएगा Q1 माइनस Q3, और W नेट कितना था WA माइनस WB, मतलब दिस माइनस दिस, ये लिखा है दिस माइनस दिस। ये कैंसिल हो गया, Q3 माइनस Q2 बचा, ये लिखा है। सिंपल है ना? और कोई डाउट है क्या? क्लियर है? उसमें लिखना, उसमें लिखना इफ efficiency of irreversible engine, if efficiency of irreversible engine is greater than that of reversible engine, if efficiency of irreversible engine is greater than that of reversible engine, then 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 combined cycle will violate
then combined cycle will violate Calvin-Planck statement. Then combined cycle will violate Calvin-Planck statement. Hence, assumption was wrong. Hence, assumption ऐसे लिखना, hence assumption eta irreversible is greater than eta reversible is wrong. Hence, assumption eta irreversible is greater than eta reversible is wrong. मैंने बोला if efficiency of irreversible engine is greater than that of reversible engine, efficiency of irreversible engine is greater than that of reversible engine, then combined cycle will violate Calvin-Planck statement. Combined cycle will violate Calvin-Planck statement. Hence, assumption eta irreversible is greater than eta reversible is wrong. सहमत हो? अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ठीक है, इरिवर्सिबल इंजन की इफिशिएंसी रिवर्सिबल से ज्यादा नहीं होती, ठीक है, मान लिया मैंने। इरिवर्सिबल की इफिशिएंसी रिवर्सिबल से ज्यादा नहीं हो सकती, मैंने मान लिया। बराबर हो सकती है क्या? इरिवर्सिबल की इफिशिएंसी रिवर्सिबल के बराबर हो सकती है क्या? हाँ या नहीं? इरिवर्सिबल की इफिशिएंसी रिवर्सिबल से ज्यादा नहीं हो सकती, मैंने मान लिया। बराबर हो सकती है, हाँ या नहीं? अगर बराबर हो गई तो क्या होगा? अगर बराबर हो गई तो क्या होगा? देखो, अगर इफिशिएंसी बराबर हो गई, 2 मिनट सुनो, अगर दोनों की इफिशिएंसी बराबर हो गई, मान लो इफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल बराबर हो गई इफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल की, मान लो ये बराबर हो गई, मान लो ये बराबर होगी तो वर्क भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। भाई दोनों की इफिशिएंसी बराबर तो दोनों के वर्क आउटपुट भी बराबर। अगर दोनों की इफिशिएंसी बराबर और वर्क बराबर तो मुझे बताओगे कि डब्ल्यू नेट की वैल्यू कितनी होगी? मुझे बताओगे डब्ल्यू नेट की वैल्यू कितनी होगी? 0। डब्ल्यू नेट की वैल्यू कितनी होगी? 0। और डब्ल्यू नेट किसके बराबर है? डब्ल्यू नेट बराबर है Q2 माइनस Q3 के, मतलब Q2 माइनस Q3 कितना होगा? 0। डब्ल्यू नेट किसके बराबर है? Q2 माइनस Q3 के, मतलब Q2 माइनस Q3 कितना होगा? 0। मतलब ये क्या हो जाएगा? 0। ये भी क्या हो जाएगा? 0। मतलब हुआ क्या कि जो कंबाइंड साइकिल है, ध्यान से सुनना, जो कंबाइंड साइकिल है वो ना तो कोई हीट ले रही है, ना कोई हीट दे रही है, ना कोई वर्क प्रोड्यूस कर रही है। कंबाइंड साइकिल 0 हीट ले रही है, 0 हीट दे रही है और 0 वर्क प्रोड्यूस कर रही है एंड कंटिन्यूअसली ऑपरेट कर रही है। ऐसा पॉसिबल है, हाँ या नहीं? जो कंबाइंड साइकिल है वो ना कोई हीट ले रही है, ना कोई हीट दे रही है और ना कोई वर्क प्रोड्यूस कर रही है और कंटिन्यूअसली ऑपरेट कर रही है। इज इट पॉसिबल और नॉट? ये पॉसिबल नहीं है। और ये क्या है? ये PMM2 नहीं है, ये PMM3 है। इट इज परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ थर्ड काइंड। ये परपेचुअल मोशन मशीन है 3, PMM3। ठीक, उसमें लिखना नेक्स्ट, उसमें लिखना एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन, efficiency of irreversible engine cannot be even, efficiency of irreversible engine cannot be even equal to the efficiency of reversible engine. Efficiency of irreversible engine cannot be even equal to the efficiency of reversible engine. Efficiency of irreversible engine cannot be even equal to the efficiency of reversible engine. ठीक है, उसमें लिख लेना नेक्स्ट लाइन में, if efficiency of
if efficiency of irreversible engine then if efficiency of irreversible engine becomes efficiency of reversible engine, if efficiency of irreversible engine becomes efficiency of reversible engine, then combined cycle will then combined cycle will operate continuously, then combined cycle will operate continuously without taking any energy from the outside, without taking any energy from the outside, while without taking any energy from the outside while producing no work, while producing no work. मैंने बोला if efficiency of reversible engine becomes efficiency of irreversible engine becomes equal to the efficiency of reversible engine, then combined cycle will operate continuously while taking no energy from the outside and producing no work. ठीक, लास्ट साइकिल के नीचे लिखा हुआ है W net is equal to Q1 minus Q2, Q1 minus Q3, this minus this, ये लिखा हुआ है ना। बात समझ गए क्या? ये किसका एग्जांपल है? और उसमें लिख लेना इट इज द एग्जांपल ऑफ PMM3, उसमें लिख लेना इट इज PMM3, इट इज PMM3। इट इज PMM3। PMM3 परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ थर्ड काइंड। ये वो मशीन है जो ना तो कोई हीट लेगी, ना तो कोई हीट देगी, ना कोई वर्क प्रोड्यूस करेगी, and it will operate continuously without taking any energy from the outside while producing no work. ये PMM3 है। तो अगर इफिशियंसी क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है किसकी? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की। अगर एफिशिएंसी बराबर हो जाती है किसकी? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की, दोनों की बराबर हो जाती है तो डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा? जीरो, ये भी जीरो। मतलब एक ऐसी मशीन बन जाएगी ना तो एनर्जी ले रही है, ना एनर्जी दे रही है, ना वर्क प्रोड्यूस कर रही है और कंटिन्यूअसली ऑपरेट कर रही है। इट इज PMM3। और ये पॉसिबल नहीं है। मुझे एक बात बताओ, PMM3 पॉसिबल क्यों नहीं? मुझे बताओ कि PMM3 पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्यों नहीं हो सकता ऐसा? क्यों नहीं हो सकता? एनर्जी कंजर्वेशन को वायलेट थोड़ी ना कर रहा है। एक मशीन है जो ना एनर्जी ले रही है, ना एनर्जी दे रही है, कंटिन्यूअसली ऑपरेट कर रही है। आपको क्या प्रॉब्लम है? क्यों पॉसिबल नहीं है? हाँ भाई। सुनो, क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। आपके रूम में एक फैन है, वो रोटेट कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। आपने स्विच ऑफ किया तो वो फैन इसलिए रुकेगा क्योंकि फ्रिक्शन है। अगर वहां पे फ्रिक्शन ना होता तो फैन इनफाइनाइट टाइम तक रोटेट करता रहता। आपकी कार है, आपने इंजन ऑफ कर दिया, कार थोड़ी देर बाद रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि फ्रिक्शन है। और अगर फ्रिक्शन ना होता तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक वो चलती रहती। PMM3 is not possible due to the non-conservative forces, due to the friction. PMM3 पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन है दुनिया। समझ पाए? हाँ या नहीं? समझ पाए? हाँ या नहीं? PMM3 पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन है इस दुनिया में। अरे भाई, आपने कोई मशीन चला दी, मान लो आपने फैन को रोटेट कर दिया एक बार,
उसको इनफाइनाइट टाइम तक रोटेट करते रहना चाहिए था, और करता रहेगा अगर फ्रिक्शन नहीं है तो, है ना। तो उसमें लिख लेना PMM3 इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन। PMM3 is not possible due to friction. PMM3 is not possible due to friction. ठीक है मेरे भाई, अगर इस दुनिया में फ्रिक्शन ना होता ना तो इनपुट की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप एक बार फैन को रोटेट कर देते ना, तो वो इनफाइनाइट टाइम तक रोटेट होता रहता, ना कोई एनर्जी लेता, ना कोई एनर्जी देता, ना कोई वर्क प्रोड्यूस करता, और इनफाइनाइट टाइम तक रोटेट होता रहता। लेकिन फ्रिक्शन है इसलिए वो पॉसिबल नहीं। तो PMM3 पॉसिबल नहीं है, किसके वजह से? फ्रिक्शन की वजह से, है ना। क्लियर है ये बात? अब सुनो मेरी बात, देखो 10 मिनट और सुन लो। अरे ऐतिहासिक बातें हैं भाई, थर्मोडायनेमिक्स में आपको इतना डिटेल में जाकर के कोई नहीं बताएगा, है ना। ऐतिहासिक बातें बता रहा हूँ आपको थर्मोडायनेमिक्स की, है ना। सुनो, जब अपन एंट्रोपी में और अवेलेबल एनर्जी में पहुंचेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं सारी चीजें क्यों बता रहा था। इन सारी चीजों को अपन रिलेट करेंगे आगे चल के एंट्रोपी वगैरह से, है ना। फ्रिक्शन का इफेक्ट Q2 पे पड़ेगा या Qnet पे? बेटा ना तो Q2 है, ना ये है, ना ये है, ये तीनों तो जीरो है। मैं तो कह रहा हूं केवल ऑपरेट कर रहा है। आपका फैन है रूम में, वो केवल रोटेट कर रहा है, ना वो हीट ले रहा है, ना वो हीट दे रहा है, ना वर्क कर रहा है। उसको केवल ऑपरेट करना है, उसको केवल रोटेट करना है। लेकिन उसको रोटेट कौन नहीं होने देना चाहता? फ्रिक्शन, है ना। तो फ्रिक्शन का इफेक्ट पड़ेगा उसकी वर्किंग पे, है ना। सुनो, अच्छा PMM1 अपन ने पढ़ा था ना, PMM1 पढ़ा था। PMM1 वो था, ध्यान से सुनना, PMM1 वो था जो फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करता था, एनर्जी कंजर्वेशन को वायलेट करता था। मतलब विदाउट टेकिंग एनी एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड वर्क प्रोड्यूस कर रहा था कंटिन्यूअसली। एनर्जी कंजर्वेशन को जो वायलेट कर दे वो PMM1 था। PMM3 क्या है? PMM3 एक ऐसी मशीन है जो कंटिन्यूअसली ऑपरेट करेगी विदाउट टेकिंग एनी एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड व्हाइल प्रोड्यूसिंग नो वर्क। तो फिर PMM2 क्या है? PMM2 क्या है फिर? सुनो, PMM2 वो है जो सेकंड लॉ को वायलेट कर दे। सिंपल। सेकंड लॉ क्या था? सेकंड लॉ कहता है कि हीट अलग है और वर्क अलग है। हीट इज अ लो ग्रेड ऑफ एनर्जी एंड वर्क इज अ हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी। तो जो PMM2 है, जो PMM2 है वो क्या करता है, ये लेता है यहां से लो ग्रेड एनर्जी को, हीट को, और ये वर्क में प्रोड्यूस कर देता है। और यहां पर रिजेक्शन कितना है? जीरो है। इफिशियंसी कितनी हो गई है? 100%। दिस इज द वायलेशन ऑफ सेकंड लॉ। PMM2 is a machine which produce 100% efficiency while converting low grade energy to high grade energy. It is not possible because it violates second law of thermodynamics. एक हेडिंग डालो PMM2, उसमें लिखना, एक हेडिंग डालो PMM2, उसमें लिखना PMM2 is a machine, PMM2 is a machine which convert high grade energy to low grade energy. PMM2 is a machine which convert high grade energy to low grade energy. Sorry, सही कर लेना। PMM2 is a machine which convert low grade energy to high grade energy. PMM2 is a machine which convert low grade energy to high grade energy with 100% efficiency. With 100% efficiency. लिखना, it is not possible, it is not possible, it is not possible because
It is not possible because it violate. It is not possible because it violate second law of thermodynamics. It is not possible because it violates second law of thermodynamics. क्लियर है ना? एक बार इसको ड्रॉ करना, फिर आगे बात। बेटा मैंने बोला PMM2 is a machine which convert low grade energy to high grade energy with 100% efficiency, and it is not possible because it violates second law of thermodynamics. क्या हो गया? संतृप्तता की अवस्था की जो पराकाष्ठा है उसको पार कर चुके हो तुम लोग, जो लिमिट ऑफ सैचुरेशन है उसको एक्सीड कर चुके हो क्या? सैचुरेट हो गए हो क्या? सर मुझे वो इफिशिएंसी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वाला समझ नहीं आया। कौन सा? जो प्रूफ कराया था? तो उस समय पूछना चाहिए था ना मेरे भाई। एक बार घर जाकर के पूरे डायग्राम को दोबारा बनाना और समझना, समझ में आ जाएगा ना। कोई बात नहीं, उसको एक बार बनाना, हो जाएगा उसमें। उसी समय पूछा करो यार। अब आप मुझसे पूछोगे तो मैं दोबारा उसको ड्रॉ करके बनाऊंगा, जो प्रयोगात्मक रूप से संभव नहीं है, आप समझ सकते हो ना। उसको एक बार घरे बनाना, समझ में आए। ठीक है, सुनो मैं एक बार सारी चीजें समराइज कर रहा हूं। सुनो, बेटा चीजों पे तुरंत रिएक्ट किया करो, है ना। इतना देर में अगर सोचोगे ना तो आगे भविष्य में जो है ना बड़ी दुखद जीवन हो जाएगा, है ना। सुनो, हाँ प्रूफ पूरे थ्योरेटिकल है ना, केवल सुनते जाओ। मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया था, एक बार समराइज कर रहा हूँ सारी चीजें। 5 मिनट सुन लो, आपको समझ में आ जाएगा ना। हम लोगों ने बात शुरू की थी सेकंड लॉ से। हम लोगों ने बात शुरू की थी सेकंड लॉ से। सेकंड लॉ क्यों आया? क्योंकि फर्स्ट लॉ फेल हो गया। फर्स्ट लॉ क्यों फेल हो गया? क्योंकि फर्स्ट लॉ ने मुझे ये नहीं बताया कि प्रोसेस किस डायरेक्शन में पॉसिबल होगी, और फर्स्ट लॉ ने कह दिया था कि हीट और वर्क दोनों सेम है, जबकि सेम नहीं थे। फर्स्ट लॉ बात करता है क्वांटिटेटिवली और सेकंड लॉ बात करता है क्वालिटेटिवली। ठीक, तो सेकंड लॉ आया, सेकंड लॉ ने बताया कि डायरेक्शन क्या होगा। फिर वहां से पता चला कि भैया हीट और वर्क सेम नहीं है, एक डिसऑर्गेनाइज फॉर्म है और एक ऑर्गेनाइज फॉर्म है, एक लो ग्रेड है और एक हाई ग्रेड। ठीक, यहां से मुझे सेकंड लॉ आया, सेकंड लॉ के स्टेटमेंट आए। ध्यान से सुनते जाओ, 5 मिनट में सारी चीज समराइज हो जाएंगी, अपनी कॉपी में देखते जाना। स्टेटमेंट 2 आए, कौन? कैल्विन प्लैंक, और एक आया कौन सा? क्लैसियस। कैल्विन प्लैंक ने क्या कहा कि आप कुछ भी कर लो 100% एफिशिएंसी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये कैल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट था। क्लैसियस ने क्या कहा कि आप कुछ भी कर लो, नेचुरली हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में फ्लो नहीं हो। ठीक, तो ये दो स्टेटमेंट थी। कैल्विन प्लैंक पे बेस्ड जो इंजन था वो क्या था? हीट इंजन आया, और क्लैसियस से आए रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। तो हीट पंप, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप डिस्कस कर लिया। इनके लिए सीओपी डिस्कस की और इसके लिए अपन ने इफिशिएंसी डिस्कस की। फिर मुझे पता चला कि कैल्विन प्लैंक और क्लैसियस दोनों सेकंड लॉ में है, तो दोनों क्या है? पैरेलल स्टेटमेंट है। मतलब यहाँ कुछ वैसा वाला सीन है, मतलब शक्तिमान ही गंगाधर वाला, है ना। गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है, वैसा वाला कुछ है ना। मतलब कैल्विन प्लैंक को वायलेट करोगे तो क्लैसियस वायलेट हो जाएगा, और क्लैसियस को वायलेट करोगे तो कैल्विन प्लैंक वायलेट हो जाएगा। तो अपन ने पढ़ा, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक तो पढ़ा इक्विवेलेंस ऑफ कैल्विन प्लैंक एंड क्लैसियस स्टेटमेंट। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप घर में बैठ करके उस चीज को रट लेना, बिल्कुल मत करना। उसका जो निचोड़ है ना, जो निष्कर्ष है, उसको याद रखना कि ये दोनों पैरेलल स्टेटमेंट थे।
हाँ, जब ईएसई का कन्वेंशनल देने जाना तब आप उसको याद कर दे लेना टू द वर्ड याद कर लेना। लेकिन अभी जब गेट का एग्जाम देने जाना तो केवल निष्कर्ष याद रखना, क्योंकि गेट में प्रूफ करा के थोड़ी ना पूछेगा। इसके बाद हम लोगों ने इक्विवेलेंस के बाद क्या डिस्कस किया? इक्विवेलेंस के बाद हम लोग आए कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल एक हाइपोथेटिकल साइकिल थी। ये क्या था? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। क्यों भैया? क्योंकि दो बहुत फास्ट और दो बहुत स्लो प्रोसेस थी। इसके बाद किस में आई? कार्नोट प्रिंसिपल में आए। और जो कार्नोट प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? कार्नोट प्रिंसिपल कहता है कि रिवर्सिबल साइकिल की एफिशिएंसी इरिवर्सिबल से ज्यादा होगी, पहला। और दूसरा, रिवर्सिबल की एफिशिएंसी टेम्परेचर लिमिट पे ही डिपेंड करती है। और तीसरा, कि बहुत सारे इंजन, रिवर्सिबल इंजन सेम टेम्परेचर लिमिट पे लगा दो तो सबकी एफिशिएंसी क्या होगी? सेम होगी। और उसके बाद इसका क्या देख लिया? प्रूफ देख लिया। तो आज अपन ने डिस्कस कहाँ ज्यादा किया? बहुत छोटा सा डिस्कस किया यार। कैल्विन प्लैंक में अपन ने रिलेशन दिखा दिया, कार्नोट डिस्कस कर लिया, कार्नोट प्रिंसिपल और उसका प्रूफ। इरिवर्सिबल की एफिशिएंसी रिवर्सिबल से ज्यादा नहीं हो सकती, ये दिखा दिया। बराबर भी नहीं हो सकती, ये भी दिखा दिया, क्योंकि वो क्या है? पीएमएम3 है। पूछो, कुछ डाउट है? पूछो। कुछ पूछ रहे हो क्या? मोदी जी ही मनमोहन सिंह जी है। मोदी जी मनमोहन सिंह जी नहीं हो सकते यार, मनमोहन सिंह जी बहुत ऊपर है ना, दुनिया उनको पहचान नहीं पाई, मनमोहन सिंह जी बहुत ऊपर है। सर एक प्रॉब्लम है जब क्वेश्चन करते हैं। पूछो बेटा, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, आज के लिए इतना ही है ना। आप सैचुरेट हो गए हो। ओपन सिस्टम वर्क, हाँ ओपन सिस्टम वर्क अपन बात करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। ओपन सिस्टम वर्क जो V इंटू डीपी होता है वही बता दूंगा आपको, है ना। ठीक है। अच्छा, ओपन सिस्टम वर्क के क्वेश्चन बोल रहे हो क्या? ओपन सिस्टम वर्क के क्वेश्चन बोल रहे हो क्या? मैंने पीके नाग के बताने को कहे थे। पीके नाग के क्वेश्चन मैंने आपको बोले थे, कुछ बताऊंगा मैं आपको कौन कौन से करने हैं ना। एक बार देख लो, पीके नाग वाली पीडीएफ में आओ, देख लो देख लो देख लो, क्योंकि पूरी बुक नहीं लगाना है आपको, है ना। अपन इंजीनियर्स हैं, गधे नहीं है ना। पूरी बुक नहीं लगाना है, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, केवल उन्हीं को लगाना है ना। पीके नाग वाली पीडीएफ में आओ। बुक के पेज नंबर बुक के पेज नंबर 107 पे आना। जब कोई क्वेश्चन करते हैं और कोई एक क्वेश्चन नहीं होता है, गलत हो जाता है, तो सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, ये समस्या है। तो आप YouTube खोलो, वीडियो देखो, फिर लगाओ। ठीक है, सुनो, एक मिनट। अपन मैं जो आप पूछ रहे हो ना बेटा, उसके लिए मैं कल बताता हूँ ना, मुझे 10-15 मिनट का समय लगेगा, कल याद दिलाना, मैं सेम चीज बताता हूँ आपको, है ना। सुनो, देखो पेज नंबर, बुक का पेज नंबर बोल रहा हूँ ना, बुक के पेज नंबर बोल रहा हूँ। पेज नंबर 103, सॉल्व एग्जाम्पल। 5.1 देख लेना, 5.2 देख लेना, 5.5 देख लेना। पूरे क्वेश्चन नहीं देखना होता, कभी भी याद रखना, पूरे क्वेश्चन नहीं देखना है ना। 5 पॉइंट, बस 3 देख लेना। उसके बाद आओ पेज नंबर 107, अनसॉल्व क्वेश्चन। 5.2 देख लेना, 5.3 देख लेना,
5.7 देख लेना। फाइव पॉइंट 1.5 देख लेना। 5.16 देख लेना। 5.21 देख लेना। फाइव 5.22 देख लेना। बस इतने क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है ना। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आप क्या करना है, ईएस के अगर देख सको तो ईएस का प्रीवियस ईयर देख लेना, ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल और गेट का प्रीवियस ईयर है ना, और ये मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा जो पीडीएफ मैंने दी है उनके क्वेश्चन देख लेना ना, इसको नोट कर लो, है ना। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं अपन, कल मिलते हैं। और कल वाली क्लास मिस मत करना। अपन क्या करेंगे, सेकंड लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और कल या परसों में हम लोग सेकंड लॉ खत्म करके शुरू करेंगे एंट्रोपी। तो जो एंट्रोपी का शुरुआत का डिस्कशन है ना, वो इंपॉर्टेंट है ना। जब कोई क्वेश्चन करते हैं और कोई एक क्वेश्चन नहीं होता है, गलत हो जाता है, सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। सर ये तो बताओ बेटा, इसी के लिए बोला हुआ है मैंने, इसी के लिए बोला हुआ है कि इसमें थोड़ी समय लगेगा। एक बार कल याद दिलाना, मैं आपको बताऊंगा पूरा, है ना। ठीक है, थर्मो में कितने दिन लगेंगे बेटा, जितने दिन हो चुके हैं उतने दिन और लगेंगे, लगभग 50% हो चुका है ना। ठीक है, ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अपन कल।